बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ मैं इंजीनियर अमीन आदिल आपसे मुखातिब हूँ, एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से। इससे पहले 4 लेक्चर्स आपके सामने आ चुके हैं। आज इसी कड़ी का 5th लेक्चर आपके सामने पेश खिदमत है और टॉपिक है पैसिव वॉइस। लेक्चर नंबर 5, पैसिव वॉइस। अजीज़ तालिब साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन से वाकिफ़ हैं। हम यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशनल वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप एक्सीलेंस ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सकें। फर्स्ट ईयर साइंस, फर्स्ट ईयर कॉमर्स और फर्स्ट ईयर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए यकसा तौर पर मुफीद ये लेक्चर है। और आम तौर पर भी जो लोग पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं, यानी एक्टिव और पैसिव कन्वर्जन सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर यकसा तौर पर मुफीद है। इसके अलावा जो असातिज़ा हज़रात हैं वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। आगाज़ करते हैं हम। सबसे पहली बात ये है कि पैसिव वॉइस क्या है। याद रखिएगा, हम जो सिंपल टेंसेस पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। और उसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बताने का दूसरा तरीका पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस इज अनदर मेथड टू से द सेम सेंटेंस बट इन इनडायरेक्ट वे। याद रखिएगा, पैसिव वॉइस एक बड़ा डिप्लोमेटिक वे है, इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। एक्टिव वॉइस बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट वे है। तो आप लोगों ने जो 12 टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट के 4 टेंसेस, पास्ट के 4 टेंसेस, फ्यूचर के 4 टेंसेस, वो एक्टिव वॉइस हैं। और आइए उन एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करें। और सबसे पहले ये सीखेंगे कि पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पेश आई है। जब एक्टिव वॉइस हमारे पास मौजूद है, एक्टिव स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, तो फिर पैसिव स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है। और ये भी जान लीजिएगा कि लैंग्वेज स्किल की महारत है आपको अगर पैसिव वॉइस आता है, इसलिए कि पैसिव वॉइस बहुत डिप्लोमेटिक तरीका है। और मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड और लिटरल जो पीपल हैं वो पैसिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं जी। अब नेक्स्ट स्क्रीन आप देख रहे होंगे, वाई पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका पहला तरीका है व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट नोन। अगर सब्जेक्ट आपको मालूम ना हो तो हम एक्टिव वॉइस कभी भी यूज़ नहीं करते, बल्कि पैसिव वॉइस करते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस यूज़ कर ही नहीं सकते। एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का होना लाजिम है। नंबर 2, व्हेन द सब्जेक्ट इज नोन बट वी डू नॉट वांट टू मेंशन इट ड्यू टू सम डिप्लोमेटिक रीज़न और रीजंस। यानी हमें सब्जेक्ट मालूम हो लेकिन हम किसी ख़ास वजह से सब्जेक्ट को मेंशन करना ना चाहें, ठीक है। तीसरा, व्हेन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। यानी जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, सब्जेक्ट को कहने की ज़रूरत ही ना हो, खुद ब खुद हमें पता हो कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है, तो उस वक्त भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। और चौथा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी स्ट्रेस्ड। यानी जब ऑब्जेक्ट को फोकस करना हो, ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस देना हो, जोर देना हो। अब ये जो चारों मैंने आपसे डिस्कस किया है पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने की वजूहात, इनकी ज़रा एग्जाम्पल देख लें। पहली एग्जाम्पल, हम पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं। पहला था व्हेन सब्जेक्ट इज़ नॉट नोन। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें कि हमें ये पता है कि असलम को किसी ने कत्ल कर दिया है और शाहरा फैसल पर कत्ल कर दिया है, लेकिन जिसने कत्ल किया है, जो मेन एजेंट है, डूअर है, सब्जेक्ट है, वो आपको नहीं पता। तो एक्टिव वॉइस में यकीनन जब सब्जेक्ट नहीं पता तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डैश किल्ड असलम एट शाहरा फैसल। और यकीनन ये सेंटेंस बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सेंटेंस में कभी ब्लैंक नहीं होता।
तो आप एक्टिव वॉइस बना ही नहीं सकते, इसलिए कि सब्जेक्ट आपके पास नहीं है। लेकिन देखें इसका पैसिव बन सकता है, क्योंकि पैसिव में असलम जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है ना। अब ज़रा देखिए इसका पैसिव वॉइस, असलम वॉज किल्ड एट शाहराह फैसल। ठीक है, ये बेहतरीन पैसिव है, यानी असलम को शाहराह फैसल पर कत्ल कर दिया गया। ये बिल्कुल एक अच्छा स्टेटमेंट है, और ये बिल्कुल ऐसा है जो अखबार में भी अक्सर आपने देखा होगा कि फ़लाँ शख्स को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया वो नहीं पता होता अखबार के एडिटर को, तो उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, when the subject is known but we do not want to mention it due to some diplomatic reasons, यानी सब्जेक्ट मालूम होता है लेकिन इसके बावजूद जो है हम इसको नहीं बताना चाहते। मिसाल के तौर पर अखबार के एडिटर को पता है कि असलम को अमजद ने मारा है, अमजद कोई किलर है सपोज, तो क्या वो अखबार में ये सेंटेंस लिखेगा, अमजद किल्ड असलम एट शाहराह फैसल। एक्टिव वॉइस है ना ये, अमजद सब्जेक्ट है, असलम ऑब्जेक्ट है, और किल्ड पास्ट टेंस है। अमजद ने असलम को शाहराह फैसल पर कत्ल कर दिया। अगर अखबार का एडिटर अखबार में ये खबर लगाता है तो बेचारा दोनों तरफ से परेशान होगा। एक तो अमजद के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे कि हमारा नाम क्यों लिया, दूसरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि तुम्हें कैसे पता चला अमजद के बारे में, और तुम अमजद को कैसे जानते हो, वगैरह वगैरह। लिहाजा वो कभी भी एक्टिव वॉइस नहीं बनाएगा, हालांकि उसे सब्जेक्ट पता है, वो जानबूझकर सब्जेक्ट को जो है वो मेंशन नहीं करेगा। ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, असलम ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, और अमजद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। असलम वॉज किल्ड एट शाहराह फैसल बाई अमजद। ये जो बाई अमजद है ये हमने एक्टिव से कन्वर्ट किया है, लेकिन रियल लाइफ में हमने पैसिव वॉइस बनाया इसलिए है कि हम अमजद को मेंशन करना नहीं चाहते, तो हम थर्ड वाला सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, असलम वॉज किल्ड एट शाहराह फैसल। असलम को शाहराह फैसल पर कत्ल कर दिया गया। थर्ड, व्हेन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, यानी जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तब भी हम एक्टिव वॉइस के बजाय पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, द सर्जन ऑपरेटेड माई फादर येस्टरडे। सर्जन ने कल मेरे वालिद का ऑपरेशन किया। ये अगर सेंटेंस आप किसी के सामने बोलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अच्छा तुम्हारे वालिद का ऑपरेशन सर्जन ने किया, हमारे यहाँ तो बार्बर करते हैं, हमारे यहाँ तो टेलर ऑपरेशन करते हैं। यकीनन ऑपरेशन सर्जन ही करता है, लिहाजा सर्जन यहाँ क्या है, अंडरस्टूड है। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो देखें क्या होगा, माई फादर वॉज ऑपरेटेड यस्टरडे बाय द सर्जन। अगेन बाय द सर्जन, कन्वर्जन तो सही किया है लेकिन बाय द सर्जन यहाँ बताना मुनासिब नहीं है, लिहाजा इसको ओमिट कर दीजिए और हमारा सेंटेंस बनेगा, माई फादर वॉज ऑपरेटेड यस्टरडे। कल मेरे वालिद का ऑपरेशन किया गया। कोई भी नहीं पूछेगा किसने किया, अंडरस्टूड बात है किसी ना किसी सर्जन ने ही किया होगा। चौथी बात जिसकी वजह से पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू बी स्ट्रेस्ड, यानी जब ऑब्जेक्ट पर फोकस करना हो, ऑब्जेक्ट पर जोर देना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस है, ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। ठीक है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप टेलीफोन पे डिस्कस कर रहे हैं या टेलीफोन पे कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो आप ग्राहम बेल से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, आप टेलीफोन से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव वॉइस यूज़ करना पड़ेगा। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट पे आपको स्ट्रेस करना है, तो आप कहेंगे द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। यहाँ आपका फोकस टेलीफोन है, ग्राहम बेल नहीं है। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम पैसिव वॉइस क्यों यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। अब एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, क्या स्ट्रक्चर है, तो सुन लीजिए। एक्टिव वॉइस में हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट के 4 टेंसेस हैं और फ्यूचर के 4 टेंसेस हैं, तो टोटल 12 टेंसेस हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में आपके पास जो है वो सिर्फ 8 टेंसेस हैं, यानी सिर्फ 8 एक्टिव वॉइस का, 8 एक्टिव टेंसेस का पैसिव कन्वर्जन पॉसिबल है। फिर तीसरी बात जो बहुत ही ज़रूरी है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है।
ठीक है ना। और अब कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए, हम एक एक करके कन्वर्जन सीखते चले जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसका मतलब है स्टेटमेंट। सबसे पहले हम असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको स्टेटमेंट्स कहते हैं, उनके पैसिव सीखेंगे, और वो 12 के बजाय 8 टेंसेस और 8 एक्टिव के पैसिव पॉसिबल है। सबसे पहले आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और ऑब्जेक्ट यूज होता है। जरा देखिए ऊपर स्ट्रक्चर और नीचे इसका पैसिव देखिए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट से पहले बाई लगाना जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जो ऑब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट बना है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ईदर इज और एम और आर, और इसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यानी ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एम थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आर थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब ये इज एम और आर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ये डिपेंड करता है कि ये नया सब्जेक्ट यानी जो पुराना ऑब्जेक्ट था, जो नया सब्जेक्ट बना है, ये कैसा है। अगर ये सिंगुलर है तो इज यूज होगा, अगर प्लूरल है तो आर यूज होगा, और अगर नया ऑब्जेक्ट आई है तो एम यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट का एक सेंटेंस है, ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। एन एप्पल को हम सब्जेक्ट की जगह ले गए, ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले गए, बाई हिम हो गया। आपको पता है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो ये हो गया एन एप्पल, और चूंकि ये एन एप्पल सिंगुलर है तो उसके साथ इज एम आर में से इज हमने सेलेक्ट किया, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, लिहाजा पैसिव हुआ एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, सेब खाया जाता है उससे। एन एप्पल इज ईटन, सेब खाया जाता है, बाय हिम, उस लड़के से। आइए नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। इसका देखें पैसिव कैसे पॉसिबल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज एम आर में से कोई एक, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। पैसिव करने के लिए क्या होगा, उसी तरह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट से पहले बाई लगा देंगे। इज एम आर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब ये इज एम आर नए ऑब्जेक्ट की मुनासिबत से लगेगा, और कंटिन्यूअस के लिए हम इसके बाद बीइंग लगा देंगे यानी बी की आईएनजी फॉर्म, और फिर वर्ब की यकीनन थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जरा देखिए क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ईटिंग एन एप्पल, इसका पैसिव क्या बनेगा, ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पैसिव क्या बनेगा, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम, सेब को खाया जा रहा है, बाय हिम, उससे, उस लड़के से। ठीक है ना, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम, सेब को उस लड़के से खाया जा रहा है, यानी सेब को खाया जा रहा है, और बाय हिम हमने कन्वर्जन की वजह से लगाया है, अदरवाइज सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट है, एन एप्पल इज बीइंग ईटन, लेकिन चूंकि कन्वर्जन में ही है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट में ही है, लिहाजा कन्वर्ट करते वक्त इस लेवल पर आप बाय हिम लगाएंगे। नेक्स्ट टेंस की तरफ आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सब एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, या तो हैज सिंगुलर के लिए या फिर हैव प्लूरल के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगा दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगा दिया, सब्जेक्ट से पहले बाई लगा दिया। जो हैज़ और हैव है अब ये नए ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी मुनासिबत से लगेगा, और इसके बाद हम लगा देंगे परफेक्ट के लिए बीन, परफेक्ट के पैसिव के लिए बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिहाजा देखिए एग्जाम्पल, ही हैज़ ईटन एन एप्पल, वो सेब खा चुका है या उसने सेब खा लिया है। इसका पैसिव बनेगा एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम, सेब को खाया जा चुका है, बाय हिम, उससे। अब आते हैं हम
पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। वाज़ा रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव पॉसिबल नहीं होता, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव पॉसिबल नहीं होता, ना प्रेजेंट, ना पास्ट, ना फ्यूचर। अब आते हैं हम प्रेजेंट के 3 टेंसेस का पैसिव पढ़ने के बाद पास्ट के 3 टेंसेस का पैसिव पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे। पास्ट शो करने के लिए नया जो सब्जेक्ट है, पुराना ऑब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट बना है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज या वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज और अगर प्लूरल या यू है तो वर आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एग्जाम्पल देखिए, ही एट एन एप्पल, उसने सेब खाया, या उसने सेब खाया था। बोथ ट्रांसलेशंस आर करेक्ट। ही एट एन एप्पल, पैसिव कैसे बनेगा? एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। एन एप्पल वॉज ईटन, सेब को खाया गया, बाय हिम, उस लड़के से। पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज या वर, और इसके साथ ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है। पैसिव में क्या करेंगे? उसी तरह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले बाय आ जाएगा, और वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह, दोनों में से कोई एक रहेगा। कंटिन्यूअस के लिए बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, इसका पैसिव क्या बनेगा? एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन, सेब को खाया जा रहा था, बाय हिम। अब आइए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट के बाद हम हैड लगाते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव बनाने के लिए उसी तरीके से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह आएगा, सब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे, वर्ब की जो हाई हेल्पिंग वर्ब हैड अपनी जगह आएगा, और पैसिव को शो करने के लिए बीन लगा देंगे और वर्ब की उसी तरह से थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है ना? परफेक्ट टेंस वही टेंस है जिसमें एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म होता है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड ईटन एन एप्पल, वो सेब खा चुका था, या उसने सेब खा लिया था। आइए इसका पैसिव बनाते हैं। एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय हिम। एन एप्पल हैड बीन ईटन, सेब को खा लिया गया था, बाय हिम, उससे। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। प्रेजेंट के 3 टेंस, पास्ट के 3 टेंस, 6 टेंसेस का पैसिव हो गया, और फ्यूचर के 2 टेंसेस का पैसिव पॉसिबल है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो किसी का भी पैसिव पॉसिबल नहीं होता, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं शैल या विल, और ये भी आपको पता है कि ब्रिटिश सिस्टम में और पाकिस्तान में भी चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, लिहाजा अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम शेल लगाते हैं, और अगर आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि शेल में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और विल में इंटेंसिटी कम होती है, लिहाजा जब हम फर्स्ट पर्सन अपने बारे में कोई फ्यूचर की बात करेंगे कि मैं ये काम करूँगा या हम ये काम करेंगे, तो चूँकि हमारी इंटेंसिटी अपने बारे में हम खुद जानते होते हैं कि हम ये करेंगे, सर्टेनिटी ज़्यादा होती है, लिहाजा अपने लिए हम शेल यूज़ करते हैं, और बाकी लोगों ने कहा है कि वो करेंगे पर पता नहीं करें या ना करें, लिहाजा बाकी के लिए हम विल यूज़ करेंगे। विल के साथ सर्टेनिटी थोड़ी सी कम होती है, बस इतना सा फ़र्क है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। लिहाजा सब्जेक्ट के साथ हम शेल या विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव के लिए। पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले बाय लगा देंगे। फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब है शेल विल, नए ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे, फिर इसके साथ बी लगाएंगे, बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे? थर्ड फॉर्म में। लिहाजा ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल देखिए, ही विल ईट एन एप्पल, वो सेब खाएगा। इसका पैसिव देखिए, एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। एन एप्पल विल बी ईटन, सेब को खाया जाएगा, बाय हिम, उससे। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल यूज़ होगा,
अदर देन आई और वी है तो विल लगेगा। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले बाई लगा देंगे, नए ऑब्जेक्ट की हिसाब से हम शैल या विल लगाएंगे, हैव की जगह हैव लगाएंगे और पैसिव की वजह से हम बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। परफेक्ट टेंस है, लिहाजा एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव ईटन एन एप्पल, वो सेब खा चुका होगा, यानी मुस्तकबिल में जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उससे पहले पहले ये काम मुकम्मल कर चुका होगा। ही विल हैव ईटन एन एप्पल, वो सेब खा चुका होगा या उसने सेब खा लिया होगा। ठीक है, इसका पैसिव बनेगा एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हिम। एन एप्पल विल हैव बीन ईटन, सेब को खाया जा चुका होगा बाय हिम, उससे। जी स्टूडेंट्स, तो ये 8 एक्टिव वॉइस जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस है उनका पैसिव स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको हम समझाने जा रहे हैं, वो है कि किसी सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट्स हों तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देखिए आपके सामने है, ही गेव मी अ बुक। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उसने मुझे एक किताब दी। तो देखें इसमें 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक मी है और एक आ बुक है। अब जो चीज़ उसने मुझे दी है आ बुक की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बात यह है कि हम पैसिव बनाते वक्त कौन से ऑब्जेक्ट को ले जाएं, तो आपके लिए आज़ादी है, आप जिस ऑब्जेक्ट को चाहें उसको ले जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। वो क्या है, सपोज़ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं आ बुक को, तो आ बुक को हम सब्जेक्ट की जगह ले गए, आ बुक पास्ट इंडेफिनिट की वजह से वॉज लगाया, वो आ बुक सिंगुलर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन लगाया, आ बुक वॉज गिवन। इसके बाद आप डायरेक्ट मी नहीं लिख सकते, आपको प्रपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। आ बुक वॉज गिवन टू मी और फिर ही का बाय हिम लगा देंगे। ठीक है, यानी एक चीज़ आप गौर से देखें, आ बुक को अगर हम वहाँ ले गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, फिर आपको जो वर्ब है गिवन उसके साथ रिक्वायर्ड प्रपोजिशन जो उस वर्ब के लिए ज़रूरी होगा वो लगाना होगा। लेकिन अगर आप फर्ज करें मी को आप बुक के बजाय मी को आप सब्जेक्ट के तौर पर ले जाना चाहते हैं पैसिव बनाने के लिए, तो मी वहाँ जाकर आई हो जाएगा और बनेगा आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। इसमें किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज गिवन मुझको दी गई, अ बुक एक किताब, बाय हिम उससे। और इससे पिछला क्या था, अ बुक वॉज गिवन एक किताब दी गई टू मी मुझको, बाय हिम उससे। सो बोथ आर करेक्ट। ये हो गया असर्टिव सेंटेंसेस का एंड। अब आते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आप सब जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, यानी ये हुक्मिया जुमले होते हैं, दरखास्तिया जुमले होते हैं या नासेहाना मशवरे वाले जुमले होते हैं। ठीक है ना, इन जुमलों की ख़ास बात ये होती है इन सेंटेंसेस की कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम किसी से कहें ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो हमने सब्जेक्ट तो नहीं लगाया, इसलिए कि जिस शख्स से मुखातिब होते हैं वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। और अगर हम कोई नेगेटिव बनाना हो तो हम कहते हैं डोंट ओपन द डोर या डू नॉट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए देखें इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेरी सिंपल मेथड। आप देखें, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है, यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट इसमें नहीं होता, यानी कि अंडरस्टूड होता है यू। आप इसका पैसिव क्या बनाएंगे, आप अपनी तरफ से एक वर्ब लगाएंगे लेट, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे BEB, और फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। आप लोग भी बोलिए ज़रा, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस है ओपन द डोर, क्या करेंगे पैसिव वॉइस में, लेट लगाया, द डोर जो ऑब्जेक्ट था वो लगाया द डोर, अपनी तरफ से बी लगाया और ओपन की थर्ड फॉर्म लगाई, लेट द डोर बी ओपन्ड। ओपन द डोर, ट्रांसलेशन देखिए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो या दरवाज़ा खोल दीजिए।
लेट द डोर बी ओपन, दरवाजे को खोला जाए। ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब आइए इम्पेरेटिव में जो नेगेटिव होते हैं इन्हें कहते हैं हम नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर आप किसी को कोई काम करने से मना करते हो, जैसे कि डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजे को मत खोलो, तो हम क्या करते हैं, देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर देखिए, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन भी लोग कर लेते हैं, डू नॉट को एक साथ लिखते हैं डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। किस तरह पैसिव होगा, बिल्कुल उसी तरह, लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी ये हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। यानी पहले क्या था, पॉजिटिव इंपेरेटिव में लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, तो अब होगा लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म, यानी नॉट को ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट ओपन द डोर, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजे को मत खोलो, दरवाजे को ना खोलो, लेट द डोर नॉट बी ओपन, दरवाजे को ना खोला जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे कंधे पे थपकी दीजिए, और हमारे कंधे पे थपकी का मतलब ये है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने उसे पसंद किया, ताकि मज़ीद वीडियोस हम बनाते रहें। हमारे अंदर एक हौसला चाहिए होता है और आपकी तारीफ़ जो है हमारे अंदर हौसला पैदा करती है। थैंक यू वेरी मच। याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन। खुदा हाफिज़।